तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समक्ष में बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष का पूरा हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष हुआ है। और जिन भी छात्रों के भी बीए थर्ड ईयर हिंदी का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन भी छात्रों की आगामी परीक्षा आने वाले दिनों में आप लोगों को आइडिया लगेगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है अगर आप बीए थर्ड ईयर के और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो। ठीक है, बीए थर्ड ईयर में लगभग यूनिवर्सिटियों में पर सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। बीए थर्ड ईयर में लगभग यूनिवर्सिटियों में कहीं कहीं अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे पेपर फर्स्ट और थर्ड के बारे में। आगे आप वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। काफ़ी मदद मिलेगी आप सभी अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो। ठीक है, आप लोग प्रूफ के लिए यहाँ पर देख लीजिए बीए फाइनल ईयर यानी बीए तृतीय वर्ष 2022 यहाँ पर देख लीजिए आप लोग खुद ही। और हिंदी लिटरेचर, ठीक है, मैक्सिमम पूर्णांक आप लोग पूर्णांक देख सकते हैं 100 नंबर का है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कम का हो, ज़्यादा हो, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन 100 का लगभग यूनिवर्सिटियों में होगा। ठीक है, तो इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 फॉर्मेट में। तो आप लोग को देखना होगा यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन जो है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये है, इसमें पैराग्राफ है, आप कह सकते हैं सेंटेंस है। ठीक है, तो इसकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, यही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। और इसी तरह लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। तो ये पहला हो गया पैराग्राफ। ठीक है, जिसके लिए आप लोगों को 30 नंबर मिलेंगे। ओके, और यहीं पर 2 नंबर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि किंतु हम द्वीप हैं हम धारा नहीं, ये दूसरी हो गई। ठीक है, और तीसरी आप लोग यहाँ पर पैराग्राफ देख सकते हैं कि आज शिव शंभू की, ठीक है, मनोवांछा पूरी हुई। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साहित्य मनुष्य को श्रेष्ठ विचार ही नहीं देता। ठीक है, साहित्य मनुष्य को श्रेष्ठ विचार ही नहीं देता। तो ये 4 जो पैराग्राफ है इनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न के उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक, यानी कि 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, 4 में से एक का आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। उसके लिए आप लोगों को 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोग 4 दिए गए हैं तो आप लोग एक ही तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये आप अपने जो भी आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, ठीक है, तो उसमें आपके क्वेश्चन बैंक जो आपने खरीदी है या बुक है आपके पास, तो आप सिलेबस मैच कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में यही पैराग्राफ आ जाए संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। क्वेश्चन की तो हम 80% 90% गारंटी ले लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ बदल सकता है। ठीक है, तो आप अपने पैराग्राफ को जरूर पढ़ लीजिएगा संदर्भ सहित व्याख्या के लिए। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी में आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 में से एक करने हैं और उसके लिए 30 नंबर निर्धारित किए गए। अलग यूनिवर्सिटियों में हो सकता कम का हो, ज़्यादा का हो नंबर का, तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो व्याख्या करने के लिए आता है सभी यूनिवर्सिटियों में जो भी पेपर हिंदी होता है। तो अब इसमें देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ वाला सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ पर आ गया है अब क्वेश्चन का आंसर देना है। लिखा है कि देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर एक, ठीक है, सारगर्भित लेख लिखिए। तो देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर आप लोगों को एक लेख लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आप लोगों को आंसर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी आंसर थोड़ा देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भक्ति की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूपों को समझाइए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, भक्ति की परिभाषा देना है, भक्ति क्या होती है और उसके स्वरूपों को समझाइए, तथा सगुण भक्ति परंपरा के किसी एक कवि के भक्ति तत्वों को आप लोग समझाना है। ठीक है, सगुण भक्ति का जो कवि हो, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। सगुण, निर्गुण, भक्ति काल, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे अगले खंड की ओर। तो यहाँ पर जो खंड आ था वो समाप्त हो चुका है, जिसमें खंड आ में आप लोगों को देखने को मिला है कि 4 तो थे, आप लोगों को 4 में से किसी क्वेश्चन तो यहाँ पर 6 हैं, जिसमें से आप लोगों को एक का आंसर देना है, ये बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से अपना जो भी जिसके बारे में अधिक जानकारी हो उसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरे 30 अंक उसके लिए निर्धारित मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर खंड बा की ओर। तो खंड बा में देखते हैं कौन से
प्रश्न हैं जिनको आप लोगों को करना है इंपॉर्टेंट, कौन से आपकी परीक्षा में कौन से ज़्यादा आने के चांस है वो हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन का काव्य जन भावना का काव्य है, इस कथन पर ठीक है सांगोपांग प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को ये जो दिया गया है सांगोपांग, इसको आप लोग हटा दीजिए दिमाग से। आप लोगों को करना क्या है कि नागार्जुन की जो काव्य जन भावना है का काव्य उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, नागार्जुन की काव्य जन भावना के बारे में। ठीक है, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन में अगर आप लोग पूरा पढ़ेंगे इस तरह इसको तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए नागार्जुन से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। नागार्जुन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नई कविता की परिभाषा देते हुए नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि नई कविता जो है उसकी आप लोगों को परिभाषा देना है और नई कविता की क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनको आप लोगों को लिखना है। मोस्ट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता के काव्य का अभिव्यक्त पक्ष जितना सशक्त है उतना ही अनुभूति पक्ष भावपूर्ण है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो पढ़ लीजिएगा, या कभी कदार पूछ लिया जाता है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल है तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा विद्यानिवास मिश्र में से किसी एक निबंधकार की निबंध शैली का परिचय दीजिए। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नॉलेज है तो इनकी जो निबंध की जो शैली है उसके बारे में लिखना, अथवा विद्यानिवास, दोनों में आप लोगों को जिसके बारे में अधिक नॉलेज है वो लिख दीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, इन्हीं के बारे में निबंधकार की क्या निबंध शैलियाँ हैं वो आपको लिख देनी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। तो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, इसका आंसर आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इसमें अगला पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि तुम चंदन हम पानी निबंध का सारांश लिखिए तथा निबंध प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन कभी कदार पूछा जाता, हमेशा नहीं पूछा जाता, तो इसे आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का वर्गीकरण कीजिए तथा ठीक है विकार संबंधी किसी एक निबंध की विशेषताएं बताइए। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिससे जुड़ा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। इनकी पूरी हिस्ट्री, इन्होंने काव्य संग्रह, इनके क्या निबंध क्या हैं और इनकी जो कविताएं हैं या फिर इनकी जो निबंध है उनमें क्या विशेष है, वो सारी जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है, इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गद्य कविनाम विकसा वदंती। ठीक है, गद्याम कविनाम विकसा वदंती कथन की व्याख्या करते हुए साहित्य में गद्य का महत्व बताइए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार ये भी पूछ लिया जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता, इसे आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने। लेकिन जो टॉप लेवल का है, जिसे मुझे लगता है ज़्यादा चांस परीक्षा में आने का, वो मैं आपको सिलेक्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति संप्रदाय को सरल शब्दों में समझाइए। और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आंसर, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, उनके संप्रदाय का अपने शब्दों में परिचय दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी परीक्षा में आने के चांस है। ठीक है, इसका ओके। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से आपका क्या समझते हैं, स्पष्ट करते हुए पूर्वी हिंदी की किसी बोली की विशेषताएं बताइए। ये महत्वपूर्ण और टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में चांस इस क्वेश्चन के ज़्यादा हैं आने के। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चनों के आंसर देना था। तो 10 में से आप लोगों को 4 ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही, बस ऑप्शनल है, यानी कि काफ़ी आपको यहाँ पर चांस मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर यूनिवर्सिटी में होता है कि कह देते हैं कि 6 क्वेश्चन है और कि नहीं आप लोगों को 4 का आंसर देना है, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कम ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल गए हैं, 4 ही हल करने हैं 10 क्वेश्चनों में से। तो कोई तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी होगी, तो ये आपको प्लस पॉइंट है। ठीक है, ओके।
अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है वो खंडसा है। अब देखते हैं खंडसा में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो खंडसा में आप लोगों को यहाँ पर लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि नदी के द्वीप कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको बता दूं टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए पूरा हेल्पफुल है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नदी के द्वीप कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो नदी के द्वीप कविता का आप लोगों को इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम में फंस सकता है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि टूटा पहिया में कवि का क्या कहना चाहता है, इसके बारे में लिखिए। तो टूटा पहिया के बारे में आप लोगों को लिखना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कदार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलोक, ठीक है, धनुआ का साहित्य परिचय दीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आप क्रॉस भी कर सकते हैं इसको, ओके। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र के सतपुड़ा के जंगल कविता का मूल स्पष्ट कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि भवानी प्रसाद से जुड़ा क्वेश्चन यही आपकी परीक्षा में आ जाए, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र से जुड़ा आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आप लोगों को मदद मिल सकती है। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट तो नहीं कहेंगे, टॉप तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती का साहित्य में योगदान बताइए। टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए पूरा हेल्पफुल है। धर्मवीर भारती का साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, क्या क्या योगदान दिया है, वो आप लोगों को लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, 100% चांस है इस क्वेश्चन के, ठीक है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये धर्मवीर भारती वाला। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन टॉप लेवल का नहीं है, कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। आ गया तो लिख दीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। संस्मरण, निबंध, कविता और भी बहुत होते हैं, कहानी, ठीक है, निबंध और नाटक, इनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। संस्मरण की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, या फिर हो सकता है प्रवृत्तियां आ जाए या फिर विशेषताएं आ जाए, तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, तो आप इसका भी आंसर आसानी से लिख पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुबेर नाथ राय के निबंधों की विशेषता बताइए। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है। तो कुबेर नाथ राय के निबंध की क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल और मददगार क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है, तो इसका भी आंसर पढ़ के जाइएगा, टॉप लेवल का है, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर की जीवनी लेखक के रूप में देन का उल्लेख कीजिए। विष्णु प्रभाकर की जीवनी लेखक के रूप में देन का उल्लेख कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जिसे जुड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पढ़ लीजिएगा इसको भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप लेवल का है कि जीवनी तथा आत्मकथा में आप लोगों को अंतर बताना है कि जीवनी और आत्मकथा में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन जीवनी और आत्मकथा। तो ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कदार चाहे ना पूछा जाए और पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा खंडसा में आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 10 में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 के आंसर देने हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग 5 क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा इसमें मिल रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी में रूल्स चेंज हो सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग सिलेबस के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप लोग, जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता दूं कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से अपने जो अभी है तैयारी करके जाइएगा पेपर देने, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये कोई नहीं बताएगा, यही बताएगा कि जो मैं बता रहा हूँ इसी को पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आ जाएगा। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने सिलेबस को एक बार ज़रूर देखिएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बैंक बुक ली हो आप, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इसमें से अगर आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं आज टॉप लेवल के, तो इसमें से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ तो कम से कम 30-35 नंबर का इसी पेपर से फंस जाएगा, इसकी तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। और भी हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, आप अपने जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।